हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड एल्वियोलर डेड स्पेस देखा था, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को शुरू करेंगे। तो ये बेसिक्स ही है आपका सारा जो आपने 11th में पढ़ा था। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एफआरसी, टीएलसी, ये सब वगैरह वही सब है। 11th क्लास 11th का ही आपको बस रिवाइज करना है ताकि आप आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसको बस याद रखना है। और एक बेसिक एक ज़रूरी बात कि जो भी नोट्स मैंने बनाया हुआ है ये एके जैन और मैंने गाइटन एंड हॉल को प्रेफर करके बनाया, उससे चीज़ों को लिया है, जो भी डेटा है या टॉपिक से जो भी है। तो आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर बुक रीडिंग करें। फर्स्ट ईयर में वैसे भी बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप बुक रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको और भी अच्छी नॉलेज होगी और ग्रिप भी होगा कंसेप्ट पर। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में सबसे पहला आप टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम बहुत बेसिक सा चीज़ है क्या कि आप जब नॉर्मली ब्रीथ इन कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो जितना अमाउंट ऑफ एयर आप ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व यानी कि जब आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, फोर्सफुली जब आप सांस ले रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप इनटेक कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू है 2500 मिलीलीटर। उसके बाद इसी तरह से है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो जितना एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर इसी तरह से है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या है। वाइटल कैपेसिटी है कि जब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उसके बाद जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप इनटेक कर सकते हैं, ब्रीथ इन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। यानी आप फोर्सफुल सांस को छोड़े, उसके बाद जितना टोटल अमाउंट ऑफ आप एयर ले सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट, वो आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में जो स्पायरोमेट्री का आप करेंगे इसका प्रैक्टिकल, तो आपको वहाँ पे वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब है नॉर्मली जब आप इंस्पायर कर रहे हैं, तो नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद आपके लंग्स में जितना एयर है दैट इज कॉल्ड एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितना आपके लंग में वॉल्यूम ऑफ एयर है दैट इज कॉल्ड टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 4 वॉल्यूम है और 4 कैपेसिटीज है। 4 वॉल्यूम कौन सा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है कि आप फोर्सफुली जब एक्सपायर करते हैं तो भी लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर बचा है दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, 4 वॉल्यूम हो गया। 4 कैपेसिटीज कौन कौन सा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यूज है और एक फॉर्मूला भी है जो इसका किससे, जैसे वाइटल कैपेसिटी का है कि इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़कर है। इसकी वैल्यू 4500 ml है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इसी तरह से और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्लायंस ऑफ द लंग, है ना। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन भी है। कंप्लायंस और इलास्टिसिटी दोनों बहुत सिनोनिमस वर्ड्स हैं, लगता है एक ही जैसा बट है डिफरेंट और एकदम अपोजिट भी। तो कंप्लायंस का मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब है कि लंग्स स्ट्रेचेबिलिटी क्या है। जब आप वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा रहा है, जब इंस्पायर कर रहा है कोई, इंस्पायर करने के बाद लंग स्ट्रेच होगा ऑब्वियसली, तो उस स्ट्रेच करने की एबिलिटी को, स्ट्रेचेबिलिटी को ही हम लोग कंप्लायंस कहते हैं कि लंग कितना कंप्लायंट है, ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है या कम हो रहा है। अगर ज्यादा कंप्लायंट है तो वॉल्यूम ऑफ एयर से तुरंत स्ट्रेच हो रहा है, और अगर कम कंप्लायंट है तो वॉल्यूम ऑफ एयर आप बहुत ज्यादा भी अंदर इंटेक कर रहे हैं तो भी वो कंप्लायंट नहीं है, कम है कंप्लायंस उसका, तो वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है, फैल नहीं रहा है लंग्स। तो उस स्ट्रेचेबिलिटी को ही हम लोग कहते हैं कंप्लायंस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स, और इसको कहते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ द लंग्स टू विच द लंग विल एक्सपैंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, अभी ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, जो भी प्रेशर से वो इसके आगे डील करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आप वन यूनिट ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को अगर 1 यूनिट से आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके लंग्स में जितना डेल्टा वी होगा, यानी जितना चेंज इन वॉल्यूम होगा, वही है कंप्लायंस। तो ये आपका इसका फॉर्मूला से बनता है कि डेल्टा वी बाय डेल्टा पी, यानी पर यूनिट
प्रेशर चेंज ऑफ द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंज 1 यूनिट से अगर कर रहा है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, यही चेंज आपका कंप्लायंस है। ठीक है, यही आपका कंप्लायंस है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आगे इसको प्रेशर में डील करेंगे जब प्रेशर आगे पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये कंप्लायंस है। कंप्लायंस की नॉर्मल वैल्यू है 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आप 1 सेंटीमीटर वाटर जितना प्रेशर आप बढ़ाते हैं, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अगर आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अगर 1 सेंटीमीटर वाटर से बढ़ रहा है तो लंग जो है 200 ml एक्सपैंड करेगा। ठीक है, कंप्लायंस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा वी बाय डेल्टा पी। ये हुआ कंप्लायंस। अब आता है बात कि व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी जस्ट अपोजिट है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि उस स्ट्रेचेबिलिटी को, जो स्ट्रेच हो रहा है, जैसे कोई रबर बैंड है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलास्टिक होने का मतलब है कि वो उस स्ट्रेचिंग फोर्स को जो रेजिस्ट कर रहा है उसको रिकॉइल कराना चाह रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ पे लंग्स की इलास्टिसिटी का मतलब है कि वो जो लंग स्ट्रेच हो रहा है उस स्ट्रेच को वो रेजिस्ट कितना कर पा रहा है। अगर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है तो लंग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, है ना, वो तुरंत अपने ऑरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। इलास्टिसिटी कम है तो लंग एक बार डिफॉर्म हो गया तो वापस अपने शेप में नहीं आएगा। यही है इलास्टिसिटी का मतलब। ठीक है, तो कंप्लायंस का एक डायग्राम है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स अगर आता है एग्जाम में, अगर कंप्लायंस पर शॉर्ट नोट्स वगैरह आता है तो आप इतना लिखोगे तो आपको सफिशिएंट नंबर मिलेगा। जो भी आगे पॉइंट्स और भी है इसमें बताते हैं। तो कंप्लायंस में क्या है कि यहाँ पे प्लूरल प्रेशर है सेंटीमीटर ऑफ वाटर में और यहाँ लंग वॉल्यूम मिलीलीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्पायरेशन के वक्त और एक्सपायरेशन के वक्त, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है कि इंस्पायरेशन के दौरान आपने जब प्रेशर चेंज किया तो कितना लंग एक्सपैंड हुआ, इंस्पायरेशन में जब किया तो कितना एक्सपैंड हुआ। और इसके बीच में जो वाला पार्ट है ये आपका एवरेज कंप्लायंस बताता है, एवरेज कंप्लायंस ऑफ द लंग्स बताता है। कंप्लायंस दो तरह का है, एक है स्पेसिफिक कंप्लायंस और एक है डायनेमिक। डायनेमिक पता चल रहा, डायनेमिक मतलब चेंजिंग, तो वो कंप्लायंस जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक कंप्लायंस। स्पेसिफिक का मतलब है कि आप फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के फंक्शन में डील कर रहे हो, यानी कि उसको एफआरसी से एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंप्लायंस। तो स्पेसिफिक कंप्लायंस इज इक्वल टू कंप्लायंस डिवाइडेड बाय एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक है, एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन जब डायनामिक की बात हो रही है तो चेंजिंग वैल्यू है, तो वो हो गया डायनामिक कंप्लायंस। और स्पेसिफिक मीन्स एक सिंगल वैल्यू, तो वो हुआ स्पेसिफिक कंप्लायंस। ठीक है, अब कंप्लायंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली लंग टिश्यू है। ठीक है, तो लंग टिश्यू से अफेक्ट होगा तो क्या क्या है? सबसे पहला तो लंग टिश्यू का इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अगर आपके लंग में क्या है, कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स है, कोलेजन फाइबर्स है, तो उसके कारण आपका अफेक्ट हो रहा है कंप्लायंस आपका। ठीक है, कंप्लायंस उसके कारण बन रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कोलेजन फाइबर्स है इसीलिए वो स्ट्रेच हो रहा है। दूसरा सरफेस टेंशन विद इन द एल्विलाई, इसको सर्फेक्टेंट जब पढ़ाएंगे तो वहीं पर उसको डील करेंगे कैसे होता है एल्विलाई, है ना, प्रेशर और सर्फेक्टेंट जहाँ पर पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डील करेंगे कि एल्विलाई में सरफेस टेंशन से कैसे आपका इलास्टिक फोर्स जनरेट होता है, वो चीज आगे डील करेंगे। ठीक है, अब इसका अप्लाइड पार्ट क्या है? तो दो डिजीज है, आप अगर पढ़ोगे पैथोलॉजी में जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तो इन्फाइसेमा पढ़ोगे, लंग फिब्रोसिस, टीबी, सिलिकोसिस सारा वहीं पर डील होगा। तो लंग का कंप्लायंस इंक्रीज हो गया इन्फाइसेमा में। ठीक है, तो इन्फाइसेमा एक डिजीज है, वहाँ लंग की कंप्लायंस बढ़ गई। कंप्लायंस बढ़ जाने से क्या होगा कि लंग अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, यानी स्ट्रेच हो गया लंग्स बट वापस अपने ओरिजिनल स्पेस में शेप में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया लंग कंप्लायंस। मोर ऑफ द पैथोलॉजी पार्ट है, वो पैथोलॉजी में डील करेंगे। ठीक है, दूसरा है लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो जाना, यानी लंग्स स्ट्रेच नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्या कंडीशन होगा कि स्ट्रेच नहीं हो रहा है? वहां पर फिब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, तो लंग की फिब्रोसिस हो गई। ठीक है, उसके अलावा तो लंग की फिब्रोसिस हो गई। तो लंग की फिब्रोसिस एक एग्जैक्टली एक डिजीज नहीं है बट रिलेटेड टू या फिर बहुत सारी डिजीज से एसोसिएटेड है। तो जैसे सिलिकोसिस है ना, सिलिकॉन इंडस्ट्रीज में जो भी सिलिकॉन माइंस में जो वर्कर्स होते हैं उनमें सिलिकोसिस होता है। तो सिलिकोसिस के कारण क्या होगा, आपका लंग फाइब्रोस हो जाएगा, तो उसमें जो कंप्लायंस है वो बहुत घट जाएगा, लंग स्ट्रेच ही नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो लंग कंप्लायंस की बात हुई। इसके अलावा कंप्लायंस आपके चेस्ट वॉल में भी होता है। कहाँ होता है? चेस्ट वॉल में, आपका जो क्या है चेस्ट वॉल है। तो जैसे आप कुछ डिजीज है, अभी आपने नाम नहीं बट अगर सुना होगा तो स्कोलियोसिस सुना होगा, स्कोलियोसिस सुना होगा, काइफोसिस सुना होगा, जिसको हंचबैक भी कहते हैं। तो क्या होता है, आपका बॉडी जो है इस तरह से आगे बेंड कर जाता है। बेंड करने के कारण क्या होता है कि आपका जो
उसके अलावा बेंड हो जाता है ऑसिफिकेशन के कारण, ऑसिफिकेशन हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि लंग की कंप्लायंस घट जाती, आपकी चेस्ट वॉल की कंप्लायंस, चेस्ट वॉल की कंप्लायंस घट जाती है, जिसके कारण इनहेल करने में वॉल्यूम अंदर एयर का नहीं आ पाता है। ठीक है, तो वो चेस्ट वॉल का आपका चेस्ट वॉल कंप्लायंस, ठीक है, चेस्ट वॉल कंप्लायंस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है इससे डील करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आपके शॉर्ट नोट्स की तरह भी आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें दो चीजें, एक बकेट हैंडल मूवमेंट है और एक पंप हैंडल मूवमेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं कैसे पूरा इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले दो चीज इन्वॉल्व है आपका, प्रेशर चेंजेस और साइज चेंजेस। थोरैसिक कैविटी, इसमें साइज का चेंजेस होगा, जिसको आप बकेट हैंडल मूवमेंट और पंप हैंडल मूवमेंट, दो इंपॉर्टेंट है वहां पे पार्ट। और एक आपका है पल्मोनरी प्रेशर्स में चेंजेस होना, इंट्राप्लूरल और इंट्रापल्मोनरी। ठीक है, तो पल्मोनरी प्रेशर चेंजेस जो है उसको आगे डील करेंगे, अभी फिलहाल चेंजेस इन द साइज ऑफ द थोरैसिक कैविटी देखेंगे। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस कौन सा है। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। क्या मतलब है एक्टिव और पैसिव का? एक्टिव प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, मसल्स का यूज हो रहा है इंस्पायरेशन में, सांस ले रहे हैं तो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, आगे कौन सा मसल्स है वो देखेंगे। ठीक है, और पैसिव एक्सपायरेशन का मतलब है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे कोई भी आपको मसल का यूज वर्क नहीं करना पड़ रहा है बॉडी को, नॉर्मली प्रेशर ग्रेडियंट के कारण एक्सपायरेशन हो रहा है, प्रेशर चेंजेस के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क होगा, बॉडी करेगा। तो वर्क ऑफ इंस्पायरेशन तीन तरह का होगा। ठीक है, तीन तरह का वर्क होगा। सबसे पहला होगा कंप्लायंस वर्क। कंप्लायंस वर्क का मतलब है कि आपका लंग, ऑब्वियसली जब आप इंस्पायर करेंगे तो आपका लंग के अगेंस्ट आपको काम करना है, क्योंकि जो रिकॉइलिंग फोर्स होगा वो लंग को कंस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब उसको एक्सपैंड नहीं करने देगा, तो उसके अगेंस्ट जो वर्क होगा दैट इज कंप्लायंस वर्क। दूसरा होगा टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क, यानी कि लंग की विस्कोसिटी और चेस्ट वॉल के अगेंस्ट जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। तीसरा है एयर रेजिस्टेंस वर्क, जो कि लंग्स में जो एयर आ रहा है तो उस एयर के अगेंस्ट भी वर्क होगा। तो टोटल तीन वर्क होगा, आपको बॉडी को करना पड़ेगा, कंप्लायंस वर्क, टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क और तीसरा है एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। ठीक है, इंस्पायरेशन क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम पे कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कैसे होगा, तो यही देखना हम लोग को पहले, इसके बाद प्रेशर से डील करेंगे। पहले साइज देखते हैं। तो वर्टिकल डायमीटर, ठीक है, थोरैसिक कैविटी आपका है, सांस लिया आपने तो वर्टिकल डायमीटर है ना, उस पर कैसे आपका चीजें अफेक्ट करेंगी वर्टिकल डायमीटर को। तो क्या होगा? तो डायफ्राम का अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, जब आप एक सांस ले रहे हैं, इंस्पायर कर, तो डायफ्राम नीचे जा रहा है। ठीक है, इंस्पायर के वक्त डायफ्राम नीचे जाएगा, लंग एक्सपैंड कर रहा है, डायफ्राम को नीचे पुश कर रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, तो वापस लंग से एयर वापस जा रहा है, तो लंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपैंड किया फिर कॉन्ट्रैक्ट किया तो डायफ्राम नीचे से ऊपर आ रहा है। तो पहले क्या हुआ? वर्टिकल डायमीटर बढ़ा, जब एक्सपैंड किया तो लंग्स ने नीचे कंप्रेस किया, किसको? डायफ्राम को नीचे कंप्रेस किया, तो चेस्ट वॉल का साइज, वर्टिकल डायमीटर जो है चेस्ट वॉल का बढ़ा। और जब वापस एक्सपायरेशन हुआ तो क्या हुआ कि एक्सपायरेशन के वक्त क्या हुआ, आपका नॉर्मल ऊपर डायफ्राम वापस जाने लगा, जिसके कारण की वर्टिकल डायमीटर घटा। तो वर्टिकल डायमीटर पूरी तरह से डायफ्राम के कारण चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब आते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो एंटेरो पोस्टीरियर, पीछे आगे का ये वाला पार्ट, ये जो है ऐसे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। यहाँ पर आता है आपका पंप हैंडल मूवमेंट का टर्म आता है, इसको समझते कैसे होगा। तो स्टर्नम है ना, आपका स्टर्न यहाँ पे, जो कि रिब केज से है ना, एंटीरियरली आपका रिब केज और पीछे वर्टिब्रा से कनेक्टेड है। आपका जो भी रिब्स है वो एंटीरियरली किससे कनेक्टेड है? स्टर्नम से। पोस्टीरियरली किससे कनेक्टेड है? आपका वर्टिब्री से कनेक्टेड है। तो वर्टिब्री तो एक जगह है, स्टर्नम एक्सपैंड करेगा, वो आगे जाएगा, पीछे नीचे आएगा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड और एंटीरियर मूवमेंट होगा, फ्रंटल फॉरवर्ड और एंटीरियर मूवमेंट होगा। तो चूंकि रिब्स का जो एंटीरियर एंड है वो स्लाइटली लोअर देन पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, देखो यहाँ पर रिब्स का ये पोजीशन है, ये है रिब्स। रिब्स का जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे है। ठीक है, ये देखो तो नीचे है, पोस्टीरियर वाला पार्ट ऊपर है, एंटीरियर वाला थोड़ा नीचे है। तो जब रिब एलिवेट करता है, ये देखो ये एलिवेशन, ये एलिवेट कर रहा है, तो क्या होता है कि
कि जब रिब एलिवेट करता है और उसका एंटीरियर वाला पार्ट जब अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है तो साथ में स्टर्नम को भी कैरी करता है। तो स्टर्नम का नॉर्मल पोजीशन था ऐसे, लेकिन जब एक्सपैंड हुआ तो रिब ऐसे हुआ चेंज और उसने स्टर्नम को भी इस तरह से मूवमेंट कराया। तो क्या हुआ, स्टर्नम पहले इस तरह से था, अब इस तरह से हुआ। तो आपका इस तरह से रिब पहले था इस तरह से, अब रिब ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये रिजेंबल कर रहा है पंप हैंडल को, जैसे कि चापाकल जो होता है आपके नॉर्मली घर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिगर में आपको पता चलेगा। तो ये नॉर्मली आपका स्टर्नम का पोजीशन ऐसे है। ठीक है, नॉर्मल स्टर्नम का पोजीशन ऐसे, ये नॉर्मल स्टर्नम से कंपेयर करो पंप हैंडल को। ठीक है, नॉर्मल स्टर्नम से कंपेयर करो। तो स्टर्नम जब मूवमेंट ऐसे हुआ, इस तरह से मूवमेंट हुआ स्टर्नम का, तो इस पोजीशन पे आ गया आपका। ठीक है, तो वो आपका पंप हैंडल मूवमेंट इससे कंपेयर एनालॉगस है, इसलिए पंप हैंडल मूवमेंट इसको कहते हैं। यहाँ पर ये आपका वर्टिब्री है, यहाँ पर आपका स्टर्नम है, ये आपका रिब है। तो जब रिब आपका स्टर्नम को लेकर के फॉरवर्ड एंड एंटीरियरली मूवमेंट किया तो आपका पंप हैंडल मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका पंप हैंडल मूवमेंट है। ये मोस्टली आपका इसमें एक पॉइंट की वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होता है। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स 3 तरह का रिब्स पड़ा होगा, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, है ना। वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो कॉन्डल और वर्टिब्रल रिब्स पड़ा होगा। तो ये वर्टिब्रो स्टर्नल है, यानी कि जो रिब्स है वो वर्टिब्री से भी कनेक्टेड है और स्टर्नम से भी कनेक्टेड है, यानी 1 से लेकर आपका 7th पेयर तक वो क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल है, 1 से लेकर 7th पेयर तक। ठीक है, तो ये आपका वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स के साथ आपको देखने मिलता है पंप हैंडल मूवमेंट। ठीक है, रिब्स के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट कहते हैं। ये आपका रिब्स है, सॉरी वो उस वक्त स्टर्नम बोला था, ये एक्चुअली में रिब्स का है। ठीक है, तो रिब जो है पंप के हैंडल्स को रिजेंबल करता है, रिब्स से एनालॉगस है। तो रिब का मूवमेंट को हम लोग कह रहे हैं पंप हैंडल मूवमेंट कह रहे हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये चेक करो, ये आपका पहले इनिशियल डायमीटर, ठीक है, इससे कंपेयर करो। ठीक है, ये पहले इनिशियल डायमीटर, अब ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया, तो ये हो गया चेंज, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया, ये हो गया पंप हैंडल मूवमेंट। अब चूंकि साइज बढ़ रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, मसल एक्टिव वर्क है तो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसमें पंप हैंडल मूवमेंट जब यहाँ पर हो रहा है तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर, आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर डायमीटर, तो दोनों में ही चूंकि इंस्पायरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस है तो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों में, ट्रांसवर्स डायमीटर आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पंप हैंडल मूवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिब्स, मूवमेंट ऑफ रिब्स को ही कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। ठीक है, अब आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर का कैसे होगा, ठीक है, अभी देखो, इसको बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं, आगे इसको देखेंगे। रिब का अगर आप देखोगे तो रिब का 3 पार्ट है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और एक ये पूरा शाफ्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरा शाफ्ट है। ठीक है, तो शाफ्ट का जो मिडिल वाला पार्ट है, शाफ्ट का जो मिडिल वाला पार्ट है, ये जो दोनों एंड्स है, देखो ऐसे समझो, ये आपका इस तरह से मैंने मतलब सजाइटल व्यू है, आप इस तरफ से देख रहे हो, सजाइटल व्यू से देख रहे हो। इसका जो एंटीरियर एंड है और इसका जो पोस्टीरियर एंड है, इस दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है लाइन, इस दोनों को जो लाइन कनेक्ट कर रहा है, इससे आपका जो शाफ्ट है वो नीचे है ना। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर कि आपका ये देखिए जो लाइन कनेक्टिंग है, दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, उससे आपका शाफ्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, शाफ्ट नीचे है, मिडिल ऑफ द शाफ्ट नीचे की ओर। तो नीचे होने के कारण क्या होगा कि जब रिब एलिवेट करेगा, जब रिब इस पॉइंट पर आया, जब रिब इस पॉइंट पर आ गया, तो क्या हुआ कि शाफ्ट ऑफ द रिब जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा लाइक अ बकेट हैंडल। जैसे यहां से एनालॉगस समझो, ठीक है, ये रिब है, आपका रिब है। ठीक है, तो रिब जब एक्सपैंड किया लंग, तो ये रिब का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो रिब ऊपर की तरफ होके अब ये इस पोजीशन में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मली कैसे है, रिब्स नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे है लोकेटेड, ऐसे है लोकेटेड, लेकिन जब इंस्पायरेशन हुआ, बकेट हैंडल मूवमेंट हुआ, तो ये रिब अब ऐसे हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो मिडिल ऑफ द शाफ्ट था वो दोनों प्लेन, इस दोनों ही एंटीरियर पोस्टीरियर एंड को जोड़ने वाले प्लेन से नीचे लाइक करता है। तो जब रिब एलिवेट हुआ, एलिवेट होने के बाद जो आपका शाफ्ट है रिब्स का, वो आउटवर्ड मूव करेगा इस तरह से। ठीक है, जस्ट लाइक दी हैंडल ऑफ द बकेट। तो पहले नॉर्मली रिब ऐसे था, जब रिब एलिवेट हुआ, एलिवेट होने के बाद
ऊपर जाने के बाद रिब इस पोजीशन में आ गया। तो ये बकेट है, ये बकेट हुआ आपका। अब बकेट में आपका जो हैंडल लगा है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिब को, तो ये हो गया बकेट हैंडल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपका मेनली हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, इंस्पायरेशन में ऑब्वियसली, इंस्पायरेशन में क्योंकि इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो वहां पर यूज हो रहा है। लेकिन इंस्पायरेशन में और कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखना है। तो इंस्पायरेशन में मसल्स हो गए आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो नॉर्मली एक्सपायरेशन में कोई मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना हो तब वहां पर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जनरली आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, और एक इंपॉर्टेंट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, उसी तरह से इंस्पायरेशन में आपका डायफ्राम है, डायफ्राम हम लोगों ने पढ़ा, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, ये दो इंटरनल इंटरकोस्टल आपको दिख जाएगा। इसके अलावा आता है एक एक्सेसरी मसल्स है। एक्सेसरी मसल्स आपका जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता रेस्पिरेशन में, लेकिन जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात आती है, जैसे कि एक्सरसाइज के वक्त, दौड़ते वक्त, है ना, वहां पर जब जरूरत पड़ता है तब आपको एक्सेसरी मसल्स का यूज आता है। यहाँ पे आप जब हेड नेक पढ़ोगे तो ये मसल्स आपको पता चलेगा। तो पहला स्केलेनाई और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड आपके यहाँ पर नेक पे होता है। ठीक है, तो स्केलेनाई और स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, इस दोनों का काम क्या है? तो ये आपके रिबकेज को एलिवेट करने में हेल्प करता है। रिबकेज को एलिवेट करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इसका एक्शन, इस तरह से जब आप कॉन्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका आपको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का आपका एक मेस्टॉइड के पास होता है अटैचमेंट, और दूसरा अटैचमेंट होता है क्लेविकल के पास। ठीक है, तो ये आपका थोरैसिक कैविज को एलिवेट करने का काम करता है, जो कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड है और स्केलेनाई है। इसके बाद आता है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो थोरैसिक केज को फिक्स करने का काम करता है, ताकि रिब जो है ज़्यादा एफिशिएंटली लिफ्ट हो सके, ज़्यादा एफिशिएंटली रिब्स लिफ्ट हो सके, मूव कर सके। ठीक है, और लास्ट में एक आता है एलाई नेजी मसल्स। ठीक है, तो ये एक्सेसरी मसल्स है, जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में काम करता है। तो ये हम लोग का पार्ट था पूरा साइज का, है ना, तो कैसे आपको थोरैसिक कैविटी का साइज चेंजेस हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग प्रेशर चेंजेस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रेशर चेंजेस के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राप्लूरल प्रेशर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। तो इंट्राप्लूरल का मतलब है कि आपके प्लूरल कैविटी में प्रेशर क्या है, तो वो नेगेटिव प्रेशर होता है। देखो, लंग की टेंडेंसी है, यहाँ पे जो एल्विलाई है, लंग की टेंडेंसी है कोलैप्स करने की। ठीक है, तो इसको कोलैप्स करने की टेंडेंसी लंग्स की, और चेस्ट वॉल आपका एक्सपेंडिंग है। तो इस दोनों अपोजिशन के कारण, अपोजिंग नेचर के कारण प्लूरल कैविटी की प्रेशर है नेगेटिव में। प्लूरल कैविटी की प्रेशर है नेगेटिव में। मेन कॉज क्या है इसका? इंट्राप्लूरल प्रेशर अगर नेगेटिव है तो उसका कॉज है कंपीटिंग फोर्सेस इन द थोरैक्स। आपका चेस्ट कैविटी एक्सपेंडिंग इन नेचर है और आपका लंग क्या है? रिकॉइलिंग इन नेचर। तो इस कंपीटिंग फोर्स के कारण क्या होता है कि आपका जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है दैट इज नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव होने का क्या फायदा है कि आपका लंग को ये कोलैप्स नहीं होने देता है, हमेशा एक्सटेंडेड रखता है। इसकी वैल्यू क्या है? तो माइनस में है, -5 आपका 5 to -8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर में, सेंटीमीटर ऑफ वाटर में देखते हैं, सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसका आपका वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद है कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन में, जब बहुत ज्यादा फोर्स्ड एक्सपायरेशन है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, बट मेनली है ना नेगेटिव। वो पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा? लंग्स कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इसको हम लोग इंट्रा एल्वियुलर भी कहते हैं, इंट्रा एल्वियुलर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? प्रेशर विद इन द लंग्स या एल्वियुलाई जो भी है। ठीक है, इंस्पायरेशन में नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसको आगे एक रेस्पिरेटरी साइकिल, जब इसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी साइकिल में प्रेशर के चेंजेस को हम लोग ग्राफ में देखेंगे, और इसके साथ ही इंस्पायरेशन के वक्त नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, जीरो कैसे होता है, इस चीज को भी डील करेंगे। अब इस चीज को बस पढ़ लीजिए कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन ये नेगेटिव हो जाता है, ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन ये पॉजिटिव हो जाता है, और एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन ये जीरो होता है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, सॉरी इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तीसरा है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, इसके पहले जो अभी हम लोग पढ़े इसको हम लोग इसके जस्ट ये ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर के बाद अभी प्रेशर चेंजेस रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ेंगे, कैसे प्रेशर चेंजेस होता है, उसका ग्राफ क्या है वो देखेंगे इसके बाद। ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा क्यों जीरो है, नेगेटिव पॉजिटिव है। अभी देखते हैं ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ट्रांस मतलब अक्रॉस, तो दो जगह का प्रेशर का डिफरेंस होगा। तो इंट्रा प्लूरल और इंट्रा एल्वियुलर,
ये आपका एल्वियोलाई था और ये आपका प्लूरल कैविटी है। तो इस दोनों एल्वियोलाई और प्लूरल कैविटी के बीच का प्रेशर का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। इसी को हम लोग इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इंट्रापल्मोनरी माइनस इंट्राप्लूरल, यानी एल्वियोलाई का प्रेशर से आप माइनस करेंगे प्लूरा का प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यों जरूरी है, तो ये लंग को डिस्टेंड करने में हेल्प करता है, पहला पॉइंट, और दूसरा ये एयर फ्लो को प्रमोट करता है, ठीक है। यहाँ ठीक है, तो दो चीज, एक दो टर्म आया है, एक है मुलर्स मैन्यूवर और एक है वाल्सलवा मैन्यूवर, जो कि रिलेटेड है आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर से, ठीक है। ये आपका डायग्नोसिस में है, ठीक है, कि ऑब्स्ट्रक्शन के लिए देखने के लिए होता है मुलर्स मैन्यूवर और वाल्सलवा भी। मुलर्स जो होता है वो आपको डायग्नोसिस के लिए, दोनों बस एक टर्म्स, जनरल टर्म्स बस जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से रिलेटेड है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर से, ठीक है, इसलिए जानना है। तो पूछेगा सवाल, क्वेश्चन रहेगा कि मोस्ट नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर किस मैन्यूवर में देखने मिलेगा, तो मुलर्स मैन्यूवर। क्यों, कैसे दिखेगा, तो ग्लॉटिस क्लोज्ड रहे, क्लोज ग्लॉटिस के अगेंस्ट फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेंगे तो वहां -100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर बनेगा, दैट इज कॉल्ड मुलर्स मैन्यूवर। इसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव प्रेशर बनेगा जब आप क्लोज्ड ग्लॉटिस के अगेंस्ट एक्सपायरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वाल्सलवा मैन्यूवर। तो बस छोटा सा पार्ट है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर में मोस्ट नेगेटिव कब दिखेगा और मोस्ट पॉजिटिव कब दिखा। तो इंट्रा प्लूरल को ही हम लोग इंट्राथोरेसिक भी कहते हैं, ठीक है। इंट्राथोरेसिक या इंट्रा प्लूरल सेम है, तो वही आपका है। इसमें अब एक अप्लाइड पार्ट है, ऐसे तो ये जरूरी पार्ट है, तो छोटा सा बस एक लिखा है मैंने कि न्यूमोथोरैक्स में नॉर्मल इंट्राप्लूरल प्रेशर लॉस हो जाता है, इसके कारण कोलैप्स कर जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो कंपीटिंग फोर्सेस है उसके कारण इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है, तो इसके कारण लंग्स डिस्टेंडेड रहता है, कोलैप्स नहीं करता। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल किसी को न्यूमोथोरैक्स हो जाए, कैसे न्यूमोथोरैक्स हो जाए, फॉर एग्जांपल किसी को स्टैब कर दिया कोई चेस्ट में, थोरैक्सिक कैविटी में किसी ने किसी को स्टैब कर दिया, स्टैब करने के कारण क्या हुआ, वहां एक होल बन गया, है ना, एक होल बन गया, जिसके कारण क्या होगा, प्रेशर अब क्या होगा, लंग एक्चुअली में थोरैसिक कैविटी क्या है ना, एक क्लोज्ड कैविटी है, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड है, कोई बाहर से कोई एयर अंदर तो आ नहीं रहा है डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जब किसी ने स्टैब कर दिया या किसी को बुलेट लग गया, बुलेट वुंड हो गया, तो क्या होगा, ट्रांसपल्मोनरी जो आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव था, तो अब बाहर से एयर जो होगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर तो लॉस हो गया, नेगेटिव से आगे पॉजिटिव पे। अब नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया तो लंग को अब डिस्टेंट कौन रखेगा, तो लंग क्या होगा, डिस्टेंट नहीं रहेगा, लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन था, ठीक, एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, या बुलेट वुंड आपको दे देगा, ऐसा अगर क्लिनिकल सवाल आया तो वो लिख देगा कि बुलेट वुंड हुआ है तो इंट्राप्लूरल प्रेशर पे क्या चेंजेस होगा, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग क्या है और वेसिकुलर साउंड्स का छोटा सा पार्ट है, तो एब्डोमिनोथोरेसिक और थोरैको एब्डोमिनल है। तो एब्डोमिनोथोरेसिक का क्या मतलब है कि एब्डोमिनोथोरेसिक दोनों में चेस्ट यानी इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमेन यानी डायफ्राम दोनों का ही फंक्शन हो रहा है। थोरैसिक और एब्डोमिनल दोनों कंपोनेंट, एब्डोमिनल से क्या कंपोनेंट है, तो डायफ्राम इन्वॉल्व है, और थोरैसिक यानी चेस्ट यानी इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मोस्टली प्रोमिनेंटली डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट है। सो दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ ब्रीथिंग, ये आपको कॉमनली मेल्स में देखने मिलता है। थोरैको एब्डोमिनल में क्या है, मोर द यूज ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स देन द डायफ्राम, यानी डायफ्राम का उतना यूज नहीं है, मोस्टली यहाँ पर आपको इंटरकोस्टल मसल्स का यूज हो रहा है। तो ये फीमेल्स में और चिल्ड्रन में देखने मिलेगा। तो चिल्ड्रन में ऐसा नहीं है कि मेल में ज्यादा है, तो चिल्ड्रन में दोनों, बच्चा में मेल और फीमेल दोनों में बराबर है, तो दोनों में आपको थोरैको एब्डोमिनल देखने मिलेगा, फीमेल में भी और बच्चा में भी। मेल्स में आपको एब्डोमिनोथोरेसिक देखने मिलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं ब्रीथिंग साउंड्स पे। ब्रीथिंग साउंड्स पे आपका पहला है वेसिकुलर, दूसरा है ब्रोंकियल, ठीक है। ब्रोंकियल नाम से पता चल रहा है ब्रोंकाई में, तो ब्रोंकाई में जब एयर का फ्लो होता है, जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, उसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियल साउंड। और बाकी लार्ज एयरवेज में या एल्वियोलाई में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड वेसिकुलर साउंड, ठीक है। छोटा सा पार्ट था बस, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया प्रेशर चेंजेस वाला पार्ट। तो अभी हम लोग इसका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बचा हुआ है प्रेशर चेंजेस में, वो है रेस्पिरेटरी साइकिल, जिससे आपको इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो क्यों हुआ, ये चीज समझ में आ जाएगा। और प्रेशर चेंजेस का एक ग्राफ है जो कि बहुत सही है, आपको जाना ही चाहिए, और एग्जाम में आपको उसको लिखना है तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, और समझने के लिए कंसेप्ट वाइज भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर चेंजेस कैसे होता है रेस्पिरेटरी साइकिल, ये देखते हैं। तो आपका ये है एल्वियोलाई, ठीक है, ये आपका एल्वियोलाई, ये आपका हो गया लंग्स, और ये आपका है चेस्ट वॉल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो इनिशियली एट रेस्ट आपका
इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, ड्यू टू कॉम्पिटिंग फोर्सेस ऑफ द थोरैक्स, है ना, चेस्ट वॉल बाहर जाना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, एक्सपैंडिंग नेचर है, लंग्स का कोलैप्सिंग नेचर है, तो क्या है नेगेटिव, तो -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, आपका एल्वियुलर प्रेशर उस वक्त क्या है, 0 है, 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं, जिसके कारण एयर का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी टेस्टिंग स्टेट पे। अब इसके बाद आपका जो मसल्स है शरीर में, रेस्पिरेटरी मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो वर्क करेगा। वो क्या करेगा, लंग को एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा तो होगा ये कि आपका जो इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर है उसमें क्या चेंजेस आएगा, इंट्रा पल्मोनरी इंट्रा और इंट्राप्लूरल में क्या चेंजेस आएगा, वही अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या है, -5 था, अब और नेगेटिव होगा क्योंकि लंग एक्सपैंड कर रहा है, तो -5 से हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। क्या, लंग एक्सपैंड कर रहा है तो इंट्राप्लूरल प्रेशर -5 से -7.5 यानी और नेगेटिव हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि एल्विलाई जो है उसमें भी नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, तो नेगेटिव -1 सेंटीमीटर वाटर जितना प्रेशर जनरेट हुआ। एटमॉस्फेयर में है 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर, तो प्रेशर का फ्लो कैसे होगा, एयर का फ्लो हाई टू लो प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर से एयर आएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ आएगा, तो अंदर आया तो प्रेशर अब -1 से एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन, अब वाटर एयर अंदर आ गया, एयर अंदर आने के कारण अब प्रेशर अंदर में एल्विलाई क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आ गया, 0। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दोनों सेम हो गया, दोनों 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया इनहेलेशन, जब इंस्पायरेशन हुआ तो ये हुआ। अब एक्सपायरेशन होगा तो आपका क्या होगा, लंग रिकॉइल करेगा, तो अब ये इंट्राप्लूरल प्रेशर जो -7.5 पर था ये वापस -5 पर जाएगा। ये तो था इंस्पायरेशन तक का बात। अब आगे देखते हैं इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन में क्या होगा। तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, लंग रिकॉइल करेगा, तो ये जो 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आपका एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन जो बना था प्रेशर एल्विलाई के अंदर, ये 0 से अब हो जाएगा +1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर प्रेशर जाएगा। ठीक है, +1 पर जाएगा। +1 से क्या होगा, अब बाहर का प्रेशर क्या है, 0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही कांस्टेंट 0 है, अंदर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, तो अब एयर फ्लो कहाँ से होना चाहिए, एयर फ्लो फिर से होगा वहीं से, डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन होगा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। तो हाई प्रेशर अभी कहाँ पर है, वो एल्विलाई के अंदर है, तो अब एल्विलाई से बाहर की तरफ एयर ट्रेवल करके जाएगा। ठीक है, और जब हो जाएगा लंग्स का, एयर एक्सपायर हो जाएगा तो इंट्राप्लूरल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, नॉट आफ्टर एक्सपिरेशन, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर जो -7.5 पे क्या था, जो लंग को डिस्टेंड कर रहा था, ज्यादा डिस्टेंस करने के लिए ज्यादा माइनस पे चला गया था, अब वो बैक टू नॉर्मल आएगा, यानी -7.5 से -5 पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार रिवाइज कर लेते। सबसे पहले सब नॉर्मल कंडीशन था, कुछ नहीं हुआ था, रेस्ट पर था पर्सन, रेस्ट पर जब था तो प्रेशर था इंट्रा एल्वियुलर 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद जब आपका रेस्पिरेटरी मसल्स काम किया, प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट किया, इंट्राप्लूरल प्रेशर -5 से गया -7.5 पे, और इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर बना -1.5, वो -1 बना। ठीक है, -1 बना तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 0 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, अंदर -1 है, यानी हाई टू लो का ग्रेडियंट बन गया, ग्रेडियंट बना, प्रेशर फ्लो, एयर फ्लो के लिए प्रेशर ग्रेडियंट बना, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आया। ठीक है, अंदर आया तो अंदर अब एयर आ गया तो एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन अब वो -1 से हो गया 0 पर, इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि एटमॉस्फेयर और एयर एल्विलाई के अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, तो दोनों का प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। अब लंग की क्या है, लंग का कैरेक्टर है टू रिकॉइल करेगा तो अंदर में प्रेशर जनरेट हुआ -1 से, पहले तो 0 हुआ एल्विलाई में, अब 0 से हुआ पॉजिटिव हुआ, तो अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, बाहर क्या है, प्रेशर कम है, 0 है एटमॉस्फेयर में, तो प्रेशर ग्रेडियंट फिर से बन गया, तो अब अपोजिट डायरेक्शन बना, तो लंग्स से एयर बाहर जाएगा, और जब ये एक्सपायरेशन हो रहा है तब इंट्राप्लूरल प्रेशर भी क्या होगा, अब लंग उतना डिस्टेंस नहीं रहेगा, लंग कोलैप्स कर रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, वो भी इंट्राप्लूरल प्रेशर भी बैक टू नॉर्मल आएगा, -7.5 तक गया था, अब वापस -5 पर आएगा। तो ये है पूरा रेस्पिरेटरी साइकिल, प्रेशर कैसे चेंजेस करते हैं। अब इसी प्रेशर चेंज को हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, देखो डिवाइड किया हुआ है इंस्पायरेशन टाइम और एक्सपायरेशन टाइम को डिवाइड किया हुआ। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सबसे पहले इंट्राप्लूरल प्रेशर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो देखते हैं। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन -5 पर था नॉर्मली, -5 से क्या आया -7.5 पर आया। तो -5 से -7.5 पर आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है, -5 से -7.5 पर आया। इस वक्त इंट्रा एल्वियुलर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, यानी एल्वियुलाई के अंदर प्रेशर क्या क्या चेंजेस हुआ। सबसे पहले एल्वियुलाई था 0 पर, तो 0 पर है, ठीक है। इसके बाद -1 पे आया, यानी कि -1 पे आया, ठीक है, -1 पे आया। -1 पे आने के बाद फिर कैसे गया, -1 पे आया, एयर अंदर आया -1 पे। फिर एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन ये -1 से इक्विलिब्रियम पे जाएगा, इक्विलिब्रियम पे जाएगा तो प्रेशर क्या होगा 0, यानी ये फिर यहां से उठ के 0 पे गया, ठीक है, 0 पे गया, प्रेशर 0 पे गया। अब आते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के वक्त क्या हुआ, एक्सपायरेशन के वक्त क्या हुआ कि आपका जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, यानी इंट्रा एल्वियुलर जो है एल्वियुलाई के अंदर का प्रेशर, उसमें क्या क्या चेंज हुआ। अभी 0 पर आया था, ठीक है, 0 पर आया था, तो 0 से आपका फिर +1 पे जाएगा, ठीक है, तो ये +1 पे गया, ठीक है, ठीक है, ये +1 पे गया। अब फिर +1 से फिर वापस 0 पर जाएगा, तो ये कर्व नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये कर्व नीचे की तरफ आएगा। तो सबसे पहले 0, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर 0। अभी इंट्राप्लूरल प्रेशर में क्या क्या चेंजेस हुआ, प्लूरल में पहले -5 था, फिर -7.5 हुआ, फिर -7.5 से -5 होगा। तो यहाँ क्या होगा, राइजिंग होगा, ये ऊपर -5 की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व आपका इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। इंट्राप्लूरल प्रेशर, इंट्रा एल्वियुलर प्रेशर, रेस्पिरेटरी साइकिल क्या है, कैसे चेंजेस हुआ, पहले 0 था, फिर -1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी साइकिल को समझने में, पूरा प्रेशर डिफरेंस समझने में, ठीक है। तो ये पार्ट आपका पूरा हो गया प्रेशर चेंजेस का और साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी चेंजेस कैसे होता है। तो आज हम लोग रिवाइज कर रहे थे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है एग्जैक्टली आज, ठीक है, देख लेते हैं पूरा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं, हाँ आपका आज हम लोग पढ़े हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को, जो भी आपका वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है, कंप्लायंस को, साथ में इलास्टिसिटी को भी पढ़ा हम लोगों ने, कंप्लायंस और इलास्टिसिटी का डिफरेंस समझ गए थे। उसके बाद फैक्टर्स क्या क्या अफेक्टिंग है कंप्लायंस को, उसका अप्लाइड पार्ट क्या है थोड़ा बहुत, और मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन का 2 पार्ट था, पहला था कि आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, तो पहला था वर्टिकल डायमीटर जो डायफ्राम से बढ़ रहा है, दूसरा था एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो कि रिब से बढ़ रहा है, यहाँ पर पंप हैंडल मूवमेंट का बात था। तीसरा था आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर आपका कैसे बढ़ रहा है, तो वो बकेट हैंडल मूवमेंट से बढ़ रहा है, ठीक। 3 हो गया आपका साइज को इंक्रीज करने का, थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज कर रहा है। फिर आता है आपका प्रेशर चेंजेस कैसा होता है, तो हम लोग प्रेशर चेंजेस में पढ़े हैं, फिर आपका क्या पढ़े, तो प्रेशर चेंजेस में हम लोग इंट्राप्लूरल, इंट्रा एल्वियुलर या इंट्रा पल्मोनरी जिसको कहते हैं, और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 3 पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं आपका टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग पढ़े, ब्रीथिंग सॉर्ट्स पढ़े, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट उसके बाद फिर हम लोग ने देखा प्रेशर साइकिल को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर साइकिल, ये कैसे क्या चेंजेस हो रहा है समझना जरूरी है इसको, और प्रेशर साइकिल का ग्राफ प्लॉट किए, ठीक है। तो ये टोटल आज का हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद अब सर्फेक्टेंट, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है सर्फेक्टेंट, उसको करेंगे और साथ ही शुरू करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन से, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन छोटा सा पार्ट है बस, और उसके बाद वेंटिलेशन परफ्यूजन देखेंगे और आगे के वीडियोस में, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और इस जो भी मैंने वीडियोस में बताया है इसके अलावा एक बार बुक रीड जरूर कीजिएगा, ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आई एम फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।